तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। ग्लेडियोलस की खेती करके कमाए अच्छी आय। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, जिसे देश में बड़े जोर शोर से आम उपभोक्ताओं के हित में मनाया जाता है। आज हम ऐसे उपभोक्ताओं की बात करेंगे जो कठिन परिश्रम करते हैं और खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरते हैं। जी हाँ, हम किसानों की बात कर रहे हैं जो कि एक उपभोक्ता भी है। और आप सुनते भी रहते हैं कि आए दिन किसान उपभोक्ता के रूप में व्यवसायियों द्वारा ठगे जाते हैं। भारत में 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। भारत में इसकी शुरुआत 2000 से हुई। ये दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वो धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि का शिकार होते हैं तो वो इसकी शिकायत कर सकें। सर्वप्रथम मैं अपने किसान भाइयों को उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं अपनी तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं। किसानों को मैं यह बताना चाहता हूं कि आपके लिए सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों ने ही तमाम तरह की चीज़ें आपके संरक्षण के लिए, आप जो ठगी के शिकार न हो, इस सब के लिए सरकार ने तमाम सारे नियम बनाए हैं। और उसके लिए आवश्यक है कि आप जब भी कभी खाद, बीज और कृषि यंत्र जब खरीदते हैं तो ज़रूर ध्यान दें कि वो कहाँ से ले रहे हैं। आप कृषि विश्वविद्यालय से ले रहे हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से खरीद रहे हैं या राज्य सरकार द्वारा चिन्हित एजेंसियों से खरीद रहे हैं। तो और या कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, कुछ और भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं इस राज्य में, वहाँ से खरीद रहे हैं। तो ये ज़रूर ध्यान दीजिए कि उसमें जर्मिनेशन प्रतिशत कितना है या उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है। ये सब चीज़ मानकों के अनुसार ही देख करके ही उसको खरीदें। और खरीदते समय ये ज़रूर ध्यान दें कि रसीद पक्की लें, जिससे कि आप भविष्य में कभी ठगी के शिकार ना हों। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि स्पेशली बीज के मामले में, अगर बीज आपको जो मिला है और वो सही नहीं है, आपने सही जगह से खरीदा है, उसकी उचित रसीद है, उसमें जीएसटी भी आप का लगा हुआ है, तो केंद्र सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये पार्लियामेंट द्वारा पास है, वहाँ से आपको जिसने भी बीज बेचा है, गलत बीज बेचा है, उस पर जुर्माना लगा करके और उसको देना पड़ेगा। ऐसा एक हमारी भारतीय संसद ने कानून पास किया है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतौल इत्यादि संकटों से घिरा है। उपभोक्ता क्योंकि संगठित नहीं है इसलिए हर जगह ठगा जाता है। इसलिए उपभोक्ता को जगाना होगा और खुद को इन संकटों से बचाना होगा। किसी व्यक्ति द्वारा यदि उपभोक्ता को हानि हुई है, खरीदे गए सामान में यदि कोई खराबी है, किराए पर ली गई सेवाओं में कमी पाई गई है, विक्रेता ने आपसे प्रदर्शित मूल्य से अधिक मूल्य लिया है, तो वो इसकी शिकायत कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन तथा सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर मैं खेतीबाड़ी से जुड़े लोगों, खास करके किसानों और खेत में काम करने वाले जो श्रमिकों हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि वो एक जागरूक उपभोक्ता बने और भारतीय जो कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें उनके जो अधिकारों के संरक्षण एवं के कई प्रावधान किए गए हैं और उनको चाहिए कि सबसे पहले कि वो जागरूक हों और उनमें खुद में चेतना लावें। चूँकि हमारे जो किसान वर्ग हैं वो उपभोक्ता हैं और उन्होंने जो भी कई समस्याएं उनको आती रहती है, लेकिन हम लोग जो कोर्ट केसेज में जो देखते हैं यहाँ उपभोक्ता फोरम में, तो उसमें कुछ जागरूकता की कमी आती है। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि वो अब थोड़ा जागरूक हों और सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि कभी कभी देखने में आता है कि किसानों को खेत में बीज खरीदते हैं लेकिन ठीक से उनका जो है सो उत्पादन नहीं हो पाता है और यह भी देखने को मिल रहा है कि कभी कभी खाद भी जो है वो दोषपूर्ण पाया जाता है कि जो लोग कीटनाशक और भी जो खाद खरीदते हैं वो भी दोषपूर्ण पाया जाता है। तो मेन यही है कि अगर आप पैसे दे करके कोई सामान खरीदते हैं और वो उसमें दोष पाया जाता है, वो अगर गड़बड़ होता है, तो उसके लिए यहाँ उपभोक्ता न्यायालय में आप किसानों के को जो है सो न्याय के लिए पूरी व्यवस्था है। कभी कभी यंत्र पर भी जो यंत्र खरीदते हैं उसमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि जो रजिस्टर्ड दुकान है वहाँ से खरीदें और उसका बिल सुरक्षित रखें, ताकि अगर उसमें अगर कोई दोष पाया जाता है तो उसका जो है सो निवारण हो सके उपभोक्ता न्यायालय से। शिकायत कैसे करें? उपभोक्ता द्वारा अथवा शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत सादे कागज पर की जा सकती है। शिकायत में शिकायतकर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण तथा पता, शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहां हुआ आदि का विवरण, शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज, साथ ही प्रमाणिक एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस प्रकार की शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इस कार्य पर नाम मात्र न्यायालय शुल्क लिया जाता है। हाल ही में लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पास हो गया है। यह विधेयक उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण तथा उनसे जुड़े विवादों का समय से प्रभावी निपटारा करेगा। इसका उद्देश्य भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल लेन-देन और ई-कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से दूर करके उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि कोई निर्माता या सेवा प्रदाता झूठा या भ्रामक प्रचार करता है जो उपभोक्ता के हित के खिलाफ है, तो उसे 2 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ऑनलाइन की भी व्यवस्था है, ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं और इसमें यह है कि वो खुद भी अपनी बात, उपभोक्ता न्यायालय एक ऐसा है कि उसमें किसान अपनी बातें खुद भी रख सकते हैं, बिना वकील के भी आप अपनी बातें रख सकते हैं। क्योंकि किसान छोटे जो बाज़ार होते हैं उसमें खरीदारी करनी पड़ती है, तो किसानों को ये भी दिखते हैं कि वहाँ आसपास में रजिस्टर्ड दुकानें नहीं होती है। तो इसके बारे में भी किसानों को थोड़ा सा पता करने की ज़रूरत है कि कौन सी रजिस्टर्ड दुकानें हैं, जब हम कहाँ से सामान खरीदें, कहाँ से हमको रसीद मिले, और उसको थोड़ा सा सुरक्षित रखना पड़ेगा। खास करके मैंने बताया कि बीज और उपकरण
खाद, इसके लिए और भी जो छोटी बड़ी वस्तुएं खरीदते हैं, साधारण जो उपयोग की सामान है वो भी खरीदते हैं। तो उसमें भी अगर है कि अगर आप पैसा दे करके अगर सामान खरीदे हैं और वो सामान आपको जो है सो खराब हो गया या उसमें कुछ कोई भी दोष पाया जाता है तो सीधे उपभोक्ता न्यायालय में उसके लिए प्रावधान है और किसानों को भी इसमें जो है सो पूरी न्याय मिलेगी। किसान एक बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, इसलिए ठगी का शिकार होने से बचने के लिए कुछ खास बातों पर ध्यान देना होगा, जिनमें प्रमुख है कोई भी वस्तु या सामग्री खरीदते समय उस पर लिखी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें। हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित दुकानों से ही खरीदारी करें। खरीदी के समय पक्का बिल अवश्य लें और बिल खरीदी गई वस्तुओं से संबंधित सारी जानकारी लिखवाएं, ताकि सामान खराब निकलने पर उसका प्रयोग किया जा सके। कभी भी फटे पुराने थैलियों का सामान नहीं खरीदें। निर्माण तिथि और वैधता तिथि अवश्य देखें। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्लेडियोलस के रंग बिरंगे फूलों को देखकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है, इसलिए प्रत्येक शुभ काम में फूलों का प्रयोग होता है और इसी के चलते बाजार में इन फूलों का दाम भी अधिक मिलता है। तो जो किसान भाई इस लाभ को देखते हुए ग्लेडियोलस की खेती कर रहे हैं, वे इससे अच्छे उत्पादन के लिए फसल की देखरेख और प्रबंधन किस प्रकार से करें, इस बारे में बता रही हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर लिली किस्पोट्टा। ग्लैडियोलस की खेती के बारे में बात कर रहे हैं और जैसा कि हमारे किसान भाई भी जानते हैं कि ग्लैडियोलस एक बहुत ही महत्वपूर्ण कट फ्लावर है और इसकी देश और विदेश में मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जिन किसान भाइयों ने ग्लैडियोलस की खेती की है, उनकी फसल अभी खेत में लहलहा रही होगी और हम आशा करते हैं कि उनकी फसल अच्छी हो और वो रोग और कीटाणु मुक्त हो। फिर भी जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती के लिए अक्टूबर में कंद अगर लगाई है तो उनके खेत में जो फसल अभी खड़ी है वो अभी उसमें पुष्प कलिका आने की अवस्था है, डंठल उसमें आने शुरू हो गए होंगे। तो इस दौरान हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि उन्हें अच्छी उपज और अच्छे कट फ्लावर का स्पाइक प्राप्त हो। ग्लेडियोलस की फसल से अच्छी गुणवत्ता की फूलों की प्राप्ति हो, इसके लिए इसमें समसामयिक कार्यों को समय पर करना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार हैं। जब हम बात करते हैं ग्लैडियोलस की खेती करने की, तो हमारे किसान भाई खुले खेतों में इसकी खेती करते हैं। तो जब वो कंद की बुआई करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन खेतों में पर्याप्त सूरज की रोशनी मिलती रहे, सुबह से शाम तक उन खेतों में धूप आनी चाहिए। इससे फूलों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। तो सबसे पहले तो किसान भाई ध्यान रखेंगे कि जिन खेतों में अभी ग्लैडियोलस की फसल 2 से 3 पत्तियों वाली अवस्था में है, उस अवस्था में वो पहली बार अपने खेतों से अवांछित जो खरपतवार हैं उनको हटा दें, क्योंकि इन्हीं खरपतवारों की वजह से फसल में कई तरह के कीड़े मकोड़े और बीमारियों का आक्रमण होता है। तो यदि किसान भाई अपने फसल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अच्छी गुणवत्ता वाले फसल प्राप्त करना चाहते हैं, तो
तो 2 से 3 पत्ती की अवस्था में वो पहली बार निकाई गुड़ाई करके अपने खेतों की सफाई कर ले। इसके बाद खरपतवार हटाने के बाद मिट्टी को चढ़ाते हैं। उस समय 90 किलो यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है, मिट्टी में मिलानी है, उसके बाद मिट्टी को चढ़ाना है। सिंचाई प्रबंधन। खेत में उचित नमी बनाए रखने के लिए 7 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ड्रिप से सिंचाई करने पर 40 से 60% पानी की बचत होती है। इसके साथ ही साथ इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि इसके बाद जब हमारी फसल 5 से 6 पत्तियों वाली अवस्था में आएगी, उस समय दोबारा हमें अपने खेतों से खरपतवार हटानी है और नाइट्रोजन की जो दूसरी खुराक है यूरिया के रूप में 90 किलो यूरिया के रूप में हमें दूसरी बार खरपतवार हटाने और मिट्टी चढ़ाने के दौरान देनी है। किसान भाई इस समय इस बात का भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ग्लैडियोलस की हाइट, जो पौधे की हाइट है वो अधिक होती है। कम से कम वो अगर अच्छी वैरायटी की फसल आपने ले रखी है, अच्छे वैरायटी के कंद आपने लगाए हैं, तो उसकी ऊंचाई, पौधे की ऊंचाई 2 मीटर से अधिक होगी, तभी हमें अच्छे लंबे स्पाइक मिलेंगे। तो जब पौधे की लंबाई अधिक हो जाती है तो उसे हवा में झुकने का डर रहता है, टूटने का डर रहता है स्पाइक का। तो उन सब से बचने के लिए इस समय पौधों को सहारा देने की आवश्यकता है। तो सहारा देने के लिए हम बांस की डंडियों का इस्तेमाल करते हैं। ग्लैडियोलस की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, तो इसके लिए खेत में निरीक्षण करके देखें और समय रहते फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाएं। इसके साथ ही साथ किसान भाई इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि इस समय पत्तियों में जो कीड़े लगते हैं, जो पत्तियों को खाकर नुकसान पहुंचाती है, यदि पत्तियों में कीड़े आते हैं तो वो किसी न किसी वजह से हमारे फूलों के डंठल को भी नुकसान पहुंचाती हैं और कलियों में भी वो चली जाती हैं। तो उनसे रोकथाम के लिए कीटनाशक का भी प्रयोग करेंगे। तो कीटनाशक के लिए आप क्लोरपाइरिफोस या इंडोसल्फान, इसका 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। यदि इस अवस्था में आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अवश्य ही अच्छी गुणवत्ता वाले ग्लैडियोलस के कट फ्लावर्स प्राप्त होंगे, जिसकी आप मार्केट में अच्छे दामों में बेच सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में इस समय कई हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है, जिनका समय से नियंत्रण नहीं किया गया तो यह फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। तो अरहर की फसल में कौन कौन से पौध संरक्षण उपायों का अपनाना जरूरी है, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बी.डी. घोड़े। किसान बंधुओं, वर्तमान में जो है अरहर की फसल फूल अवस्था में है और फूल अवस्था में अगर कीट का प्रकोप हो जाए तो उसमें फली नहीं बनती और जो दाना है वो ग्रसित मिलता है और उसमें बाजार मूल्य भी कम मिलता है। ऐसे स्थिति में हमको कीट का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि अरहर में 50% फूल आ जाए, इस अवस्था में जो है कीटनाशक दवा का छिड़काव करना है। इसमें विशेष रूप से एक तो तूर छेदक
इल्ली आती है, ये जो है फल्ली के अंदर घुस जाती है और दाने को पूरा ये कर देती है। सबसे खतरनाक है जो कि हमने फसल में पूरा ही फसल को नुकसान पहुंचाए और क्वालिटी, बीज की क्वालिटी या दाने की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो कीटनाशक दवा का नियंत्रण के लिए एक तो क्विनालफास का उपयोग करिए। क्विनालफास की मात्रा जो है 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। और क्योंकि अरहर की फसल ऊंची रहती है, 5-6 फीट ऊंची रहती है, डालने में भी बहुत कष्ट होता है और उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो पीठ वाला पंप रहता है उसमें एक लकड़ी बांधिए 5 फीट की या 4 फीट की ऊंची, और उसका जो लांस में बांध दीजिए और उसकी बटन चालू कर दीजिए और समान रूप से जो है पूरे फसल के ऊपर छिड़काव कतार से कतार लेके 4-4 फीट की या 6-6 फीट की जो है कतारें लेके आप चलिए और उसको जो है छिड़काव करिए। तो इस प्रकार से इसको जो है नियंत्रण करना है। ये एक पत्ती को रोल करने वाले भी कीट आता है, तो उससे भी जो है पत्तियां गोल गोल हो जाती है और धीरे से फिर पत्तियों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। उगरा नाम की बीमारी आती है तो आपको मालूम होगा कि फ्यूजेरियम विल्ट कहते हैं, और कतार की कतार जो है सूख जाती है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। तो इसके नियंत्रण के लिए तो सबसे पहले कि प्रतिरोधक किस्मों का उपयोग करना है, जैसे कि नंबर 148 है और आशा नाम की किस्म है, ICPL 48 है, 148 है। ये सब किस्में जो है आपकी जो है उगरा निरोधक है। साथ में ये भी ध्यान रखिए कि फसल चक्र में भी अपनाना है आपको, क्योंकि अब ये बीमारी जो है भूमिजन्य है। भूमिजन्य होने के कारण जो है भूमि में इसके जीवाणु पनपते हैं और फिर अगले साल और फसल में नष्ट करते हैं। तो गर्मी में आपको गहरी जुताई अपनाना चाहिए, तभी जो है उगरा नाम की बीमारी आती है, नियंत्रित किया जा सकता है। विशेष रूप से जो है जब तापक्रम बहुत अच्छा नीचे आ जाता है या कम हो जाता है और मौसम में जो है थोड़ा सा बदलाव होता है तो पाला भी आने की संभावना रहती है। तो पाला आने की संभावना है और तापक्रम एकदम से गिर जाता है, तो पाले से बचाव के लिए अरहर में जो है हल्की हल्की हम सिंचाई कर दे तो उससे बहुत फायदा होता है। दूसरी बात, हमें मालूम है कि आज थोड़ा का ठंड ज़्यादा लग रही है, तो ऐसे स्थिति में जो है रात को 10 बजे, रात के 12 बजे मेड़ों को चारों तरफ से अगर आप धुआं कर देते हैं, चारों तरफ से धुआं कर देते हैं तो पाले का असर कम हो जाता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है रीठी जिला कटनी से विशाल ठाकुर ने। आप आलू में झुलसा रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो विशाल जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आज आलू में लगने वाले रोग तथा उसके नियंत्रण हेतु आपको हम कुछ बताने जा रहे हैं। आलू में किसान भाई जनरली हम लोग देखते हैं जब ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो उस समय बीमारी का लक्षण आना शुरू होता है, और जब ठंड पीक पर आता है या कहने का अर्थ है दिसंबर का अंतिम सप्ताह
या जनवरी का प्रथम सप्ताह उसमें बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान बंधु, सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे अगेती अंगमारी रोग के बारे में। अगेती अंगमारी रोग का लक्षण सबसे पहले वास्तव में पत्ती पर दिखाई पड़ता है। पत्ती पर छोटा सा कह सकते हैं कि पीन के नोक की तरह छोटा सा भूरा रंग का धब्बा बनता है, जो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब बढ़ करके वो आगे चल करके काला हो जाता है, और जब बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है तो बहुत सारे छोटे छोटे धब्बे आपस में जुटने लगते हैं और बड़े बड़े धब्बे बनाते हैं। तो यह बीमारी खास करके दिसंबर महीने में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हम इसके बारे में यही बताना चाहेंगे किसान बंधु, अगर अगेती अंगमारी रोग आ गया है, इसके लिए हम लोग जनरली बोलते हैं इंडोफिल M45। इंडोफिल दवा का मात्रा होगा 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाएंगे और छिड़काव करने पर इसको आसानी से हम लोग रोक सकते हैं। यही नहीं, मार्केट में एक रिडोमिल MZ नामक दवा आता है, जिसमें मेटालिक्सिल प्लस मंकोजेब दोनों दवा मिक्स रहता है। इस दवा का छिड़काव करने पर अगेती अंगमारी या पछेती अंगमारी रोग दोनों को हम आसानी से रोक सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।